मैं हूं मुनीष त्रिपाठी। आप देख रहे हैं तेजस खबर। मेरे साथ हैं कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश इकाई के महासचिव अंशु तिवारी जी। इनसे हम बात करते हैं चुनावी परिदृश्य में, चुनावी घमासान मचा हुआ उत्तर प्रदेश में। अंशु तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्वागत है तेजस खबर में। तो आइए, आप संगठन के व्यक्ति हैं चूंकि, तो संगठन से ही स्टार्ट करते हैं अपनी वार्ता। अ, जानना भी चाहेंगे कि संगठन में क्या स्थिति है कांग्रेस की, और कितनी सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे उत्तर प्रदेश में अभी तक है, और क्या चूंकि संगठन में है तो आपको जानकारी भी होगी कि कितनी सीटों पर उतारेंगे, क्या जैसे कुछ सीटों पर नहीं उतारे, थोड़ा सा इसको बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में हमारी नेता हिंदुस्तान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी प्रभारी उत्तर प्रदेश बनी हैं, तो पिछले लगभग 1.5 वर्षों से संगठन, जो कि लोगों का कहना तो होता था कि संगठन कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कमज़ोर हो रहा है, उस पे बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने काम किया। पंचायत चुनाव भी हमने इस बार पहली बार कांग्रेस ने कई सालों बाद लड़े, जिसमें लगभग 1 करोड़ 8 लाख वोट हमने, चूँकि हम पे आरोप लगाए जाते थे कि कांग्रेस है वो शहरी क्षेत्र की पार्टी है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी 12 करोड़ से ज़्यादा वोट जो पड़े, उसमें से 1 करोड़ 8 लाख, लगभग 8 साढ़े 8% वोट हमने ग्रामीण क्षेत्र में पाया। संगठन में हम लोग बूथ स्तर तक गए हैं। प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जितना अच्छा बेहतर काम हो सकता है कोशिश की है। रही बात चुनाव लड़ाने की, तो 403 विधानसभाओं में कुछ एक को छोड़कर लगभग सभी जगह कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और हम लोगों को मौका मिल रहा है कि अपने संगठन को हम पूरी तरह से चेक कर पाएँ कि किस तरह का हमारा संगठन तैयार हो चुका है। क्योंकि हमारी नेता का एक कहना है, कांग्रेस वोटों की राजनीति करने नहीं आई, ना सत्ता की राजनीति करने आई। हम इस देश को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए, बदलाव लाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों के दिलों में रहना चाहते हैं, क्योंकि एक पिछले समय में बहुत कुछ ऐसा हुआ कि प्रदेश के हालात, कभी जातिगत, कभी धर्मगत, किस तरह से प्रदेश को नुकसान पहुंचा है। तो उसको संरक्षित करने के लिए, यहाँ के प्रति व्यक्ति को मजबूत करने के लिए जो काम हो सकते हैं, हम लोग प्रियंका जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। कितनी सीटों पर प्रत्याशी अभी तक नहीं उतारे हैं, उनकी भी ज़्यादा डिटेल आप बताइए। देखिए, जहाँ तीसरे चरण तक के मतदान होने, वहाँ लगभग सब जगह हो चुका है, प्रत्याशी हो गए हैं। चौथे चरण में कुछ जगह सीटें रह गई हैं, जो आजकल में सब कुछ हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। किन सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे, जरा वो वीआईपी सीटें हैं जो जो देखिए, जानकारी कुछ हमको है, जगह नाम बताइए। कुछ जगह पे, जैसे हमने जसवंत नगर और करहैल सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारा है। जो आप पूछना चाहते हो वो यही है नहीं, कि ठीक उन है, पे वो तो नहीं उतारा है। दर्शक भी यही जानना चाहते हैं। उसका जैसे कारण है कि कुछ संगठित चीज़ें हैं, तो वो आपसे पूछना ठीक है। अ, और उसका कारण है कि हम लोग कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्ष ताकतों को हम चाहते हैं कि उनको मजबूती मिले, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो सके। और कुछ दलों द्वारा हमारे भी कई प्रत्याशियों को, जो पीड़ित पक्ष थे, जैसे उन्नाव सदर की सीट में हमने आशा सिंह को, जो कि बांगरमऊ के पूर्व विधायक द्वारा पीड़ित पक्ष था, और कल्याणपुर, कानपुर दोनों ही हमारे प्रभार के क्षेत्र हैं। वहाँ पर हमने खुशी दुबे, जो लड़की 2-3 दिन पहले ही आई थी शादी होके, उसका कोई ऐसा लगता आरोप भी, मतलब उसके ऊपर कोई सिद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी प्रशासन ने अपनी खीस निकालने के लिए, आज भी वो जेल में है, तो उसकी बड़ी बहन को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। तो ये क्या माना जाए कि एक परसेप्शन ये जा रहा है, और एक प्रश्न भी उठते हैं कि समाजवादी पार्टी से चुनाव के पहले या तो आप उत्तर प्रदेश में प्रदेश में गठबंधन करते हैं एक तरीके से अघोषित रूप में, और बाद में भी करते हैं, ऐसा देखने को मिला है। पहले 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 जो चुनाव हुआ था, अभी तो उसके पहले तो दोनों जो है राहुल गांधी और इनका गठबंधन हुआ था, और ये क्या प्री अलायंस माना जाए अघोषित रूप से। नहीं, ऐसा ऐसा कोई अलायंस नहीं हुआ है, और ना ऐसी कोई संभावना है। हमारी नेता पहले स्पष्ट कह चुकी है, हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। जो देश बचाने में हमारा साथ देंगे, जो संविधान बचाने में हमारा साथ देंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। तो ये मैनपुरी से करहल में 2 सीटें, और बगल में इटावा में ना उतारने का क्या आशय क्या है? चूँकि संगठन के व्यक्ति आप हैं, तो आप इसको बखूबी बताएँगे, इसको क्या आपकी जानकारी? देखिए, कहीं न कहीं पहल उनकी तरफ से हुई थी, और उन्नाव सदर में उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं दिया था। तो इसको आप एक शिष्टाचार मान लीजिए, कि राजनीतिक शिष्टाचार था कि हमें कहीं न कहीं उनके सम्मान को भी ठेस ना पहुँचे, इसलिए इस तरह का। किनको सम अ,
देखिए, जो हमें सहयोग कर रहे थे, मेरी इस लड़ाई में कहीं न कहीं परोक्ष हमारा सहयोग कर रहे तो थे। ये परोक्ष गठबंधन भी एक तरीके से नहीं, मैं बार-बार आपसे एक बात कह रहा हूँ कि गठबंधन नहीं है। इसे आप गठबंधन का की संज्ञा जनता की बात करते हैं, देखिए बाद में चले जाएँगे, अभी हो रहा है, फिर संज्ञा चले जाएँगे। इसको आप गठबंधन की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। किसी ने हमारे राजनीतिक शिष्टाचार का पालन किया और कहीं न कहीं जो पीड़ित पक्ष था उसकी मदद करने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि हमें उनकी भी मैं करहल में और जसवंत नगर विक्टिम है ये उसका उसकी परिणति भी हो सकती है। तो एक जो प्रियंका जी ने एक नारा दिया था, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो ये नारा क्या को चरितार्थ करने के लिए और इन लड़कियों को सिंबॉलिक रूप से जो विक्टिम थी, इनको उतारा है चुनाव में। क्या इस तरीके का एक सिंबॉलिक माना जाए? देखिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उन्होंने जो भी कहा है, ये पहली बार मुझे लगता है कि राजनैतिक इतिहास में आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा कार्य हुआ है कि हमारी नेता ने कहा कि हम 40% आरक्षण देंगे। हम लोगों ने बिल्कुल पूरी तरह से इसको जो उन्होंने शब्द बोले थे, उनको पूरा किया। 40% से ज़्यादा हमने प्रत्याशी उतारे हैं महिलाओं को। सवाल इस बात का है कि जब आधी आबादी है तो उनकी कोई बात क्यों नहीं करता? आखिर क्यों नहीं करता उनकी बात? क्यों नहीं बात होनी चाहिए? और कांग्रेस ने तो आज़ादी के बाद ऐसे कई आप सरोजिनी नायडू से प्रारंभ होकर और प्रियंका गांधी तक, सचिता कृपलानी की आप बात करिए, देश की प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा जी को प्रधानमंत्री रही, शीला जी मुख्यमंत्री रहीं। इसके अलावा भी हमने राज्यसभा में, लोकसभा में अध्यक्ष वीरा कुमार जी को, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी को, आखिर ऐसी कौन सी है? कांग्रेस ने तो वही किया जो वो करती रही है। हमने बराबर का जो तो फिर समाज नारा देने की क्या ज़रूरत थी? वो करती रही थी, ठीक है, वो कर रही थी, वो तो सब जान रहे थे, जैसा कि आपने बताया, ऐतिहासिक तथ्य भी है जो आप बता रहे हैं। तो फिर ये नारा देने की क्या इस परिदृश्य में कोई ज़रूरत थी? कुछ लड़कियों का एक शोषण इस तरीके से क्या हो रहा था या उनकी कौन-सी ऐसी बात थी, जो कांग्रेस को और प्रियंका गांधी को ये बात को उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा? इसका क्या कारण रहा? देखिए, प्रियंका जी का मानना था कि उत्तर प्रदेश में ही आपने देखा विगत में एक लंबे समय से महिलाओं पे अत्याचार हो रहे थे। आपको मालूम है कितनी जगह प्रियंका जी ने प्रशासन से भी उनके लिए महिलाओं के हक के लिए लड़ना पड़ा। मैं केवल एक घटना बताऊँ तो मुझे लगता है कि समय बर्बाद करना होगा। उत्तर प्रदेश में ऐसी कई घटनाएँ हैं। वो बांगर मऊ कही जाए या पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई घटनाएँ हुई। क्यों उस लड़की को जला दिया गया रात में? तो ऐसी कई घटना हुई। उन्हें लगा कि मुझे लगता है कि हमारा भारत तब तक सशक्त नहीं हो सकता, जब तक कि आधी आबादी अपने आप में मजबूत नहीं हो जाएगी। चाहे वो शैक्षिक स्तर पे हो, बौद्धिक स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो या व्यापारिक स्तर पे हो। जब तक हम उसको मजबूत नहीं कर देंगे, तब तक हम ये सारी परेशानियों का कारण सिर्फ़ इसी में छुपा हुआ है कि कहीं न कहीं अभी भी गाँव में, देहात में महिलाएँ दबी-कुचली हैं। उनके ऊपर आज भी जो है इंसानियत के व्यवहार नहीं होते। बहुत सी जगह ऐसा है कि अभी भी घूंघट का मैंने देखा है बुंदेलखंड में कि महिलाओं को अभी भी मतलब उस परिस्थितियों से गुज़रना पड़ता है कि शौच के लिए हालाँकि कथनी और करनी में अंतर है। सरकार कह रही मैंने तो घर-घर शौच बना दिए। कई ऐसी जगह जहाँ शौचालय के अंदर कंडे भरे हुए हैं, महिलाएँ आज भी खुले में शौच कर रही हैं। तो बदलते भारत को तब तक अच्छा नहीं किया जा सकता, जब तक कि आधी आबादी सशक्त नहीं होगी। राजनीतिक रूप से देखें तो अभी जो चुनाव चल रहा है, तो राजनीतिक शत्रुता की बात देखा जाए तो आपकी केंद्र में भी और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है। वो उसको आप टारगेट करते हैं। समाजवादी पार्टी को कहाँ पाते हैं और कैसे देखते हो उत्तर प्रदेश में? क्या आगामी परिदृश्य में अगर समाजवादी पार्टी सरकार बनाती है और तो उसमें क्या कांग्रेस की भूमिका रहेगी? देखिए जैसा कि कांग्रेस की सत्ता में आने की कोई संभावना लगती नहीं है, तो ऐसे में कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है? मुझे लगता है कि परिणाम आने से पहले ये सारे शब्दों को नहीं बोलना है हम लोगों को, क्योंकि जब तक कि परिणाम नहीं आ जाए, कैसे हम कह सकते हैं कि हम सत्ता में नहीं ये आएँगे? बिल्कुल ठीक है कि सत्ता में नहीं आ सकते, लेकिन जो सर्वेज़ बता रहे हैं, ठीक है कि नंबर 2 वाला सर्वे गलत हो सकता है, नंबर 2 वाला 1 पे पहुँच सकता है, 1 वाला 2 पे पहुँच सकता है, ये हो सकता है। लेकिन जो बॉटम पे है, मैं विनम्रता के साथ पूछना चाहूँगा, जो बॉटम पे और टॉप पे जाने की संभावना कम है, ना के बराबर है। तो चलिए हम तब हमारी क्या भूमिका रहेगी? और समाजवादी पार्टी को आप कैसे देखते हो? उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी सरकार की जो बनती है, तो उसमें क्या भूमिका कांग्रेस की रहेगी? देखिए, ये भविष्य के गर्भ में है, चूँकि हाईकमान के बिना निर्देशित ज़िम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते, मैं इस पर कोई भी टिप्पणी करना इस समय असुविधा समझ रहा हूँ।
और वैसे भी कांग्रेस की भूमिका फिर मतलब कांग्रेस कहाँ पाते हैं आप इसमें अगर चुनाव में कांग क्या नंबर आप मैंने बेहतर पहले कहा कि हम नंबर गेम में नहीं हैं, हम सेवा के लिए आए हैं। प्रियंका जी का सत्ता तो नंबर गेम से चलती आप मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मैं केवल सेवा, क्योंकि एक विज्ञापन में आता था कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। केंद्र में हमने 60 वर्ष अपनी काबिलियत की ताकत से ही हम देश में रहे हैं। हमने हिंदू मुस्लिम को नहीं बांटा। मैंने ईवीएम के जरिए में नहीं पहुंचा था। वो कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे चाहा था, तब हम 60 साल तक थे। समय आया है, फ्लेवर्स हैं, लोगों को कुछ पसंद आया और उसके परिणाम भी आना शुरू हो गए। देखिए, कोई भी राजनीति के 3 पार्ट होते हैं। पहला ये कि हमने काम क्या बोला है करने के लिए, दूसरा किस तरह किया है और तीसरा उसका परिणाम क्या आया है। ये सरकार सिर्फ एक काम करी कि मैंने ये काम किया है, बोल दिया कि मैं ये करूँगा, लेकिन कैसे करूँगा उसका भी कोई इनके पास अपना। तीसरी बात ये है कि उसका परिणाम आने का तो सवाल ही नहीं है। जब काम किया ही नहीं तो परिणाम, मसलन अभी ये कोरोना काल था, 7,000 रुपए मृतक व्यक्तियों को देंगे, गंगा मैया के द्वारे पटे हुए थे। आपने 7,000 देंगे ये घोषणा थी आपकी, लेकिन 7,000 नहीं दिया गया, ये आपका कार्य करने का तरीका था। और परिणति ये थी कि गंगा के घाट पर हमारे ही लोग बिना अंत्येष्टि के बंधे हुए सब पड़े हुए थे। ये सरकार का तरीका है। तो मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि हम हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, कभी तो जनता को इसकी असलियत पता चलेगी। हम अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करेंगे। दीदी का कहना है कि कांग्रेसी जो बड़े दिल वाले लोग हैं वही कांग्रेस में रह सकते हैं, वही इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई कठिन है। पिछली लड़ाई हमारी अंग्रेजों से थी, वो हमारे हमारे रंग रूप से अलग थे। मैं बार बार हर जगह ये बात कह रहा हूं कि वो रंग रूप से अलग थे, हम पहचान जाते थे ये अंग्रेज हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, लड़ाई आसान थी। लेकिन इस बार लड़ाई जो है वो हम ही की तरह के, हम लोगों के बीच के ही लोग हैं। बेशक वो आस्तीन के सांप की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन देश को उनसे खतरा है, इस संविधान को खतरा है। हमारी लड़ाई है। मैं मानता हूं, अभी आपने एक बात कही कि अभी तो आप बॉटम या सीट्स की बात हुई, मैं इस चीज को, अभी मैंने पहले भी कहा कि हम लोग सेवा करने आए हैं। जब हम कांग्रेस की मजबूती के बाद हम चाहेंगे कि लोग हमें क्यों पसंद नहीं करेंगे, लोगों ने हमें सबसे ज्यादा पसंद किया है और मेरी काबिलियत थी। तो इसलिए ये सब कहना कि अभी हम नीचे हैं ऊपर हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हम देश में, हम अपने संविधान को, जो देश जो है संविधान से चलना चाहिए, इस बात को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और संविधान की रक्षा के लिए हम पूरी तरह से उनका मुकाबला करते रहेंगे। मुझे मालूम है कि दीपक की रोशनी दिन में कोई असर नहीं रखती, लेकिन जब रात आएगी तो वो दीपक कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई पड़े। 33 साल हो गए हैं और कांग्रेस 89 के बाद में सत्ता का स्वाद नहीं देख पाई है उत्तर प्रदेश में। तो समर्थन देती रही है, कभी मुलायम सिंह को, कभी तुम्हारी कांग्रेस की ब्रेकिंग हुई उसकी। तो तमाम आपके घटक भी समर्थन देते रहे और विरोध भी करते रहे, मुलायम सिंह को सत्ता में आसीन किया। तो और क्या कमी रह गई है आप इसका मूल्यांकन होता होगा, चूँकि आप संगठन के बड़ी दायित्व पे हैं और बड़ी ज़िम्मेदारी पे हैं, तो इसका मूल्यांकन होता होगा, क्या कमी रह गई है आप हमारे दर्शकों को बताएँ? देखिए, वो तत्कालीन परिस्थितियां थी नहीं, कि कमी क्या रह गई है 32-33 हाँ, साल हो गए। मैं वही चीज कह रहा हूँ आपसे। वो तत्कालीन परिस्थितियां थी कि हमें किन कारणों से मुलायम सिंह जी को समर्थन देना पड़ा, जिसका कहीं ना कहीं नुकसान हमें उठाना पड़ा आज तक। अब फिर भी दे रहे इसी तरीके से नहीं, बोलते हैं। देखिए, पहले आपसे कहा कि हम उन्हें समर्थन नहीं दे रहे हैं। दीदी ने क्या कहा कि हम किसी भी अलोकतांत्रिक सरकार को, जो संविधान के दुश्मन हैं, जो देश के दुश्मन हैं, उनको रोकने के लिए जो भी शक्तियां देश को बचाने का काम करेंगे, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। आप कानपुर के आपको प्रभार है संगठन का, पूरे कई जगह का आप जा रहे हैं बैठकों में, बड़े-बड़े मतलब कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों में और सब में बैठकों में आपका जाना-आना होता है। और तो इस क्या आपको अपना भी आकलन होगा और कांग्रेस का भी अपना आकलन होगा कि क्यों आखिर कांग्रेस की कमजोरी क्या है, उसका मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है, या जनता की नब्ज नहीं टटोल पा रहे हैं, कारण क्या है, या जात-पात उत्तर प्रदेश की राजनीति पे हावी है, कारण क्या है उसका, कैसे कांग्रेस उसको डायग्नोज नहीं कर पा रही है? क्यों तो बात नहीं करें। देखिए, एक चीज़ है, मुझे भी मालूम है उत्तर प्रदेश पिछले 32-33 वर्षों पे, मैंने कहा पहले जाति, फिर धर्म, फिर मंदिर मस्जिद, उसके चक्कर में वो जकड़ी रही है। उसको इतनी जल्दी हम निकाल पाएँगे, रोग गंभीर है, पुराना है, तो उसको धीरे ही धीरे हम लोग उसको सही कर पाएँगे। 1.5 वर्षों से दीदी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम चल रहा है, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मुझे लगता है कि
8 साल पहले कोई भी नहीं कहता था कि हिंदुस्तान में विपक्ष नाम की कोई जगह है, और आज 8 साल बाद हमें लेकिन मुझे लगता है कि लोकतंत्र में एक व्यवहारिक चीज को भी बीच में रखना चाहिए। एक सामाजिक हम लोगों के बीच का सौहार्द है, और उसको खराब नहीं करना है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि देश का जो निजाम है, अभी तक तो वो अपने आप को देश का जन सेवक, लोक सेवक कहते थे, लेकिन लोक सेवक ऐसे होते हमने कभी परिभाषा में नहीं उनको देखा। हमारा देश जब जल रहा था, लाशें पटी पड़ी थी, और वो महंगे से महंगे परिधानों को पहनकर, फर्क इतना है कि जब राहुल जी कोई बात कहते हैं तो उनकी हंसी बनाई जाती है, लेकिन जनता देख रही है कि उस समय हमारे देश का लोक सेवक एक बड़ी सी टेबल पे अकेला बैठ के ग्लास के पीछे से देश को संबोधित करता था। जबकि हमारा इतिहास और हमारे जो संस्कार हैं, उसमें बराबर कहा गया है कि जब देश पर कोई आपात आती है तो देश का राजा उस समय सेवक की भूमिका में हो जाता है। दुनिया के लगभग सभी मुल्कों में ये स्थिति, लेकिन हमारे यहाँ का राजा उस समय भी अपना रंग रूप बना रहा होता है। उनका जो भी तरीका है, क्या है ये लोकतंत्र? मैं वही चीज कह रहा हूं कि आपको ठीक है, सत्ता मिली 2014 में, हम सत्ता से दूर रहे। आपने 2019 में सत्ता, आपका तो दिल बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो भूल गए कि एक ऐसा भी दौर था कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद नहीं था। तो इस देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस की के द्वारा अपने लोगों से 2 राज्यसभा के सांसद चुनवा के भेजे गए, और कहा गया कि लोकतंत्र की सबसे ज्यादा खूबसूरती है, जब तक विपक्ष नहीं है लोकतंत्र स्वस्थ नहीं हो सकता। आप समझिए कि आज देश का निजाम, मैं निजाम शब्द बार बार इसलिए कहूंगा कि वो निजामियत, जो फैसले तुगलकी होते हैं वो निजाम ही ले सकता है, देश का जनसेवक नहीं ले सकता। जब फैसले तुगलकी है, कानून, कृषि कानून लाना है तो लाना है, बाद में अगर हम गलत थे तो फिर आपने वापस क्यों लिया? ये तो कम से कम चरितार्थ हो गया कि आप हम में सही था, इसीलिए आपको। आज आप सत्ता में हैं, मैं विपक्ष में हूं। पिछले चुनाव में 10 करोड़ से ज्यादा वोट मेरे पास था, इस बार 11 करोड़ के आसपास वोट लेके हम दूसरे नंबर पे आपसे कुछ करोड़ पीछे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप 11 करोड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे? आप लोकसभा में विपक्ष को सीट देने को भी तैयार नहीं है। आप लोकतंत्र को कितना घोटेंगे, कितना आप लोकतंत्र का परिहास उड़ाएंगे? अच्छा, यहाँ ठीक है, ये आरोप आपके सही होते गलत कोई उनका बताएंगे। और लेकिन एक बात बताइए कि कांग्रेस के जो रैलियां होती हैं और प्रियंका गांधी जब मूवमेंट करती हैं तो बड़ी भीड़ होती है, राहुल गांधी जब रैली करते हैं बड़ी भीड़ होती है, लेकिन वोटों में तब्दील क्यों नहीं होती? कारण क्या है इसका? देखिए, भीड़ जो हो मैंने रही खुद है, रैलियों को कवर किया है कई जगह पे, पूरे उत्तर मैं प्रदेश के कई जिलों में, तो मैंने देखा कि बड़ी भीड़ हुई लेकिन वोट में तब्दील नहीं हुई। ऐसा कई क्या है? कई बहराइच में उनका मूवमेंट हुआ। कई रैलियों में मैं व्यवस्थापक रहा। देखिए, लोग, जनता प्रेम करती है गांधी परिवार से, जनता प्रेम करती है कांग्रेस से, लेकिन एक तिलिस्म चलाया जाता है। कभी हैदराबाद से बुलाया जाता है तिलिस्म कि तुम आके बांटो, हिंदू मुस्लिम डराओ। बार बार मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि लगभग 500 वर्ष से ज्यादा मुगलों ने शासन किया है इस देश पे, तब भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू खतरे में हो गया हो, लेकिन डराया जा रहा है। 200 वर्ष अंग्रेजों ने लगभग शासन किया, तब भी हिंदू खतरे में नहीं था। 60 वर्ष से ज्यादा कांग्रेस ने शासन किया, तब भी हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन 8 वर्ष के शासन भी पूरा नहीं हुआ और हिंदू खतरे में हो जाता है। तो ये सारी चीजें, गोलियां चलवाना, इस तरह का माहौल क्रिएट करना, क्योंकि वोट को कैसे सेट किया जा सकता है, लोगों के दिमाग को कैसे डाइवर्ट किया जाता है, ये राजनीति, सियासी राजनीति वो चल रहा है। और कांग्रेस इस किसी भी, और आरोप क्या लगाया था कि कांग्रेस अंग्रेजों की तरह सोचती है, फूटो और राज करो। कल देश का प्रधानमंत्री इतने छोटे शब्दों से संबोधित कर रहा है सदन को, जिसपे वो माथा टेक के पहुंचा था। आप समझिए, उस सदन का आपने मजाक बना दिया। आप अगर आप पत्रकार लोग हैं, मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि कल जो कार्रवाई हुई इसमें शब्दों का आप देखिए। आप अभी भी नेहरू और इंदिरा में लटके हुए हैं। अब तो 8 वर्ष आपके हो गए, जवाब आपको देना है। आप कब तक नेहरू, इंदिरा और भारत पाकिस्तान करते रहेंगे? अब तो जवाबदेही आपकी हुई। आप 4 दिन पहले नहीं आए हैं, अब 8 वर्ष हो गए हैं आपको, लेकिन फिर भी कोई बात होती है, नेहरू जी, अरे आपको स्टेशन के नाम
प्लेटफॉर्मों के नाम जो है ना बदलने से आपको फुर्सत मिलेगी, तब तो देश के बारे में सोचेंगे। एक बात और बताइए, कांग्रेस के भीतर कन्फ्लिक्शन चल रहा है, विवाद चल रहा है और सुधार की बात, एक रिफॉर्म की बात कांग्रेस के अंदर से चल रही है और बहुत सारे सीनियर नेता, चाहे मनीष तिवारी हों और चाहे मणिशंकर अय्यर हों और इस तरीके के बड़े नेता, गुलाम नबी आज़ाद हैं साहब, 24 बड़े नेता, सीनियर कपिल सिब्बल साहब, तमाम नाम हैं। तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया है कि कांग्रेस में को रिफॉर्म कराया जाए, मतलब उनको गांधी परिवार से मुक्त किया जाए। तो ऐसा क्या समय की माँग है और कि आप चूँकि पार्टी में हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस टाइप के उन्होंने तो नंबर के हिसाब से नाम भी बना दिया है। ये संगठन कोई कांग्रेस के लोगों ने नहीं बनाया। ये भी हमारे सारे नाम और संगठन बीजेपी बनाती है। ये ठीक है, सुधार की बात वो कर रहे हो, स्टेटमेंट दे रहे हैं, कपिल सिब्बल दे रहे हैं, मनीष वो तिवारी सुधार की बात कर रहे हैं। वो और गांधी परिवार से मुक्ति की बात भी कर रहे हैं, मतलब लीडिंग मुक्ति की बात। देखिए देखिए ऐसा है कि हमारे वो घर के बड़े हैं, वो जिम्मेदार लोग हैं, उनको हमसे ज़्यादा इतिहास और भूगोल की जानकारी। उन्हें कोई कमी लगती है तो हम उनकी युवा पीढ़ी हैं, हमें वो समझाएँगे। उन्हें डाँटने का भी हक है और हम लोग बराबर उनके दिए हुए जो भी उनके जो हमारे आदेश होते हैं, उनका हम लोग पालन भी करते हैं समय-समय पर। लेकिन जितने भी ये नाम हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे घर की लड़ाई या मेरे घर की परेशानियों की सबसे ज़्यादा इस समय मुझे लगता है कि चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। कभी मेरा नाम टुकड़े-टुकड़े गैंग का लीडर बना दिया जाता, जबकि नोटिस के तौर पे कहा गया कि इस तरह का कोई गैंग है क्या? उसका लेकिन फिर भी भारत सरकार का प्रधानमंत्री कल भी ये बात बोलता है कि टुकड़े-टुकड़े गैंग। देखिए, वो कहते हैं उनका गलत सही विषय अलग है, लेकिन ये कांग्रेस के अंदर से जो मांग उठ रही, तो कांग्रेस को ही इसका जवाब देना पड़ेगा और कांग्रेस के जो परसेप्शन जाता है बाहर कि कन्फ्लिक्शन चल रहा है और राहुल गांधी उसको लीडिंग नेतृत्व नहीं दे पा रहे सफल और कांग्रेस रेज नहीं कर पा रही है, तो और लंबे समय से नहीं रेज कर पा रही, तो इसको लेकर के बातें उठेंगी बहुत दिनों तक, उसको इंतजार नहीं किया जा सकता है। तो रिफ़ॉर्म में क्या होने की कुछ लगता है, उसको उनकी बातों को सुना भी नहीं शायद जा रहा है या सुना जाएगा, ये तो आप ही बताएँगे, जो कि संगठन में जानकारी जनता जानना चाहती है, जनता के मन में ये सवाल उठते हैं और जनता की जिज्ञासा होती है, तो इस विषय में। देखिए, आप लोग मीडिया से जुड़े लोग हैं। कल जो हमारी परसों स्टार कैम्पेनर की लिस्ट आई है, उसमें गुलाम नबी जी हैं। तो ये शायद मेरे जवाब एक थोड़ा आपका जवाब भी कहीं न कहीं पूरा फ़िल अप कर पाएँगे। कोई भी कांग्रेस से अलग नहीं है। फ़र्क इतना है बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फ़र्क इतना है कि हमारे रिफ़ॉर्म की बात कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है मतभिन्नता हो। मतभिन्नता हो सकता है कि हम लोगों के किन्हीं सब्जेक्ट्स पे हम लोगों के वो जो सोच है वो मिलती ना हो। लेकिन 2 पीढ़ियों के बीच में देखिए कांग्रेस बहुत लंबे समय से देश की राजनीति में से सबसे जुड़ी हुई पुरानी है। पार्टी, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। सत्ता में थे, सत्ता के लोग लंबे हैं, कालखंड में रही है। सत्ता के लोग हैं, कभी भी उन्हें फुर्सत नहीं मिली अपने काम से क्योंकि वो सत्ता के आस-पास उनके पास काम था। तो मुझे लगता है कि उम्र के इस पायदान पर और थोड़ा-सा जब आदमी फ्री होता है, तो अपना आत्ममंथन और आत्मचिंतन कर पाता है। तो इस समय कांग्रेस आत्मचिंतन के दौर में है, आत्ममंथन के भी दौर पे है और हम लोगों के बीच में ये जो कमियाँ रह गई हैं, ये हम अग्रिम पीढ़ी होने के नाते ये हम लोगों की नैतिक ज़िम्मेदारी है कि उन कमियों को हम लोग धीरे-धीरे हम रिमूव करें। कहीं न कहीं होता है ना, जो ठहरा हुआ पानी भी में लीडरशिप की जो ये बात उठा रहे हैं कि लीडरशिप चेंज करना चाहिए, तो ये लीडरशिप की चेंज हो सकती है क्या इस तरीक़ेकार? फिर ये सूचनाएँ आई हैं कि राहुल गांधी फिर लीड करेंगे एज़ ए प्रेसिडेंट, तो उस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी है, अभी आपको चुनाव भी अनाउंस कर दिया गया है, इलेक्शन अभी होगा राष्ट्रीय स्तर पे और वोटिंग के द्वारा जिसपे हम लोग भी मतदाता होंगे, वोटिंग के ज़रिए देश का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा। राहुल जी को अगर रहना और बनाए रहना होता, तो फिर वो उससे हटते नहीं। कई प्रयासों के बाद भी उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ये आरोप सहने के लिए गांधी परिवार कतई तैयार नहीं है कि जो भी लोकतांत्रिक तरीके से पद तो नहीं छोड़ा था। आप बताइए कि पद क्या लिया गया था उनसे? स्वेच्छा से उन्होंने छोड़ा था। उन्हें लगा कि शायद इसको हम तरीके से अगर कोई अध्यक्ष, क्योंकि विपक्ष बराबर हमलावर है इस चीज़ को लेके। नहीं, वो विपक्ष के अंदर से भी बातें आ रही हैं कांग्रेस के अंदर से। विपक्ष हमलावर है, ये तो देखिए आंतरिक सारी इसको क्या बनाते हैं, क्या नहीं बनाते, देखिए विपक्ष कुछ नहीं कर सकता। सारी लेकिन पार्ट इंटरनल अगर कोई बात होती है, सारी वो पार्टी गंभीर विषय होता देखिए सारी पार्टियों में कहीं न कहीं मतभिन्नता होती है। ये कोई ऐसा नहीं कि एक ही परिवार में है, है। नहीं, ठीक है। सभी जगह है। आप क्या समाजवादी पार्टी में नहीं है?
मैं भारतीय जनता पार्टी में अगर सब कुछ नहीं है तो कहाँ है हमारे आडवाणी जी, कहाँ है उमा भारती जी? उन नायकों को भी आपने राम जन्मभूमि के शिलान्यास उसमें नहीं बुलाया। तो क्या है ये लेकिन फर्क इतना है, किसी का छिप रहा है और किसी का छप रहा है। अच्छा। किसी का किस लिए छिपाया जा रहा मुझे नहीं मालूम। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो कुछ भी कर सकते हैं, समय वो जो दिखाएंगे तस्वीर वही दिखाई पड़ेगी, लेकिन हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि सच हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए छुपा रहे लेकिन परास्त नहीं होगा। इतनी देर से बात हमारी हुई, आपने समाजवादी पार्टी और बसपा के बारे में कुछ नहीं कहा, तो इस बारे में कुछ कहेंगे समाजवादी पार्टी के बारे में और बस बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश में? देखिए मुझे लगता है कि अभी प्रासंगिक भी नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर कहते हैं तो एक बेसिक फ़र्क जो मैंने काफ़ी समय से व्यक्तिगत तौर की बात मैं कर रहा हूँ, कि पिछले काफ़ी समय से एक फ़र्क देखा है कि समाजवादी पार्टी जिनके लिए कहा जाता है लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी कमी उन सरकार में हुई। अखिलेश जी ने ठीक-ठाक काम किया है पिछली सरकारों को अगर हम देखें तो युवा भी हैं, उन्होंने बहुत काम भी ठीक किया है, ज़मीनी काम किया है, हाईवेज़ बनाए हैं, निर्माण का काम इन सरकारों से बेहतर किया है। उसके लिए देखिए अच्छाई की अटल जी एक बात कहते थे, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लीडर नहीं थे, कि हर पक्ष की तारीफ़ भी होनी चाहिए। केवल बुराई करना, आलोचना करना ही पर वो नहीं होता। शिष्टाचार ये भी कहता है हमारा राजनीतिक शिष्टाचार कि हम अच्छे पक्ष की तारीफ करें और बुरे पक्ष के लिए हम आलोचना करें। विपक्ष तालियां भी बजाता है आपके कामों के लिए। जो काम अच्छा किया समाजवादी पार्टी ने वो ये किया है, और दूसरा ये कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां उनमें खराब होती हैं, तो उसके लिए हम हमें जो विगत में काफी समय से देखने को मिला कि उन पार्टियों में अपराध जो होता था वो अपराध किसी व्यक्तियों के द्वारा एजेंसीज बांट के कराया जाता था। कौन कराते थे? जो भी है, जो राजनीतिक आका होंगे वही करते थे। लेकिन अपराधी जो है ना वो गुटों में रहते थे और अपराध करते थे। लेकिन ये पहली सरकार है, जैसे उन्होंने देश को बेरोजगार किया है, ये पहली सरकार है कि उन अपराधी संगठनों को भी बेरोजगार कर दिया, क्योंकि इसमें अपराध माननीय करने लगे। माननीयों ने पूरा काम ये स्वयं ले लिया। इसकी घटना इसी लोकसभा का के माननीय सांसद द्वारा इटावा में एक मीटिंग के दौरान एक पुलिस अधिकारी को के साथ जो घटना हुई है, आप ही लोगों के जरिए प्राप्त होती है। क्या उसकी गलती थी कि वो ड्यूटी पे था? क्या वो फोटो कैमरा ऑन नहीं कर सकता सुरक्षा कारणों से? उसका कैमरा नीचे करके दरोगा, दरोगी शब्दों का प्रयोग करना, फिर उसकी मारपीट कराना। क्या कारण है कि यहाँ के पूर्व प्रथम नागरिक औरैया जिले के आपके सामने हैं? आप क्या मतलब करना क्या चाहते हैं आप? नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो कानून व्यवस्था की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो खराब थी स्थिति, उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो अच्छी है उसकी बनस्पत समाजवादी पार्टी की। मुझे तो नहीं लगता। जहाँ बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हो, मतलब ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की स्थिति इसकी तुलना में अच्छी थी। मुझे लगता है कि समय के संग में हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था और समाज सुरक्षित रखने का दायित्व हम सब पे है। मैं तुलना क्यों करूं कि किसके में अच्छी थी, लेकिन आप ये कह के आए हैं ना कि मैं कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दूंगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व बोलते हैं कि देश का गृह मंत्री बोलता है कि हम दूर से देखते हैं तो दूरबीन लगा के भी देखो तो अपराधी नहीं दिखाई पड़ता। अरे हम कह रहे हैं आप बिना चश्मे के चले आइए, हम अपराधियों का आपको पूरा बाजार दिखाते हैं। आपके मानी ही अपराध कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? आपका गृह राज्य मंत्री किसानों की हत्या करवाता है, रोम जल रहा है, नीरो बांसुरी बजा रहा है, वो आपके संग मंचों पे खड़ा हो रहा है, जबकि जांच में पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि आपके बच्चे के द्वारा वो हत्या की गई। आपका इटावा का लोकसभा का जो सांसद है वो सरेआम जो है एक सरकारी अधिकारी के ऊपर पिटाई कराता है, और उसके बाद आप क्या कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर? आपके पास फुटेज है। मुझे लगता है कि आपने जो ये सोशल नेटवर्किंग, मुझे लगता है कि जो क्रांति आई थी राजीव जी ने लाए थे, लेकिन उस क्रांति का ये सोच थी कि हम कम समय में अपनी बात को तेजी से आगे बढ़ा सकें। उसको एक पवित्र चीज को जो मोबाइल के रूप में नेटवर्क के रूप में जो भी है, उस पवित्र डिवाइस को
माननीय द्वारा, देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक नया रूप दे दिया गया, जिसके तहत वो सरकार तक आ गए, उसे झूठ बोलने की मशीन की डिवाइस बना दिया। अंशु तिवारी जी हमारे कार्यक्रम में आप आए, समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।